आवर हेल्थ इज़ आवर वेल्थ, यानी हमारा स्वास्थ्य ही हमारी धरोहर है। जी हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति ही सही मायनों में अमीर है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे शो डॉक्टर से चर्चा में, जहां पर हम हर हफ्ते लेकर आएंगे एक नए डॉक्टर्स को जो आपके सभी पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। और वो डॉक्टर्स नामी गिरामी प्लस एक्सपर्ट होंगे अपने फील्ड के। तो देर किस बात की, फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए अपने सवाल और अपनी समस्याओं को। हमारे डॉक्टर्स देंगे आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड एक जाने माने डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल डॉक्टर के साथ, डॉक्टर पुरु धवन। आइए स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर का। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर, पहला सवाल जो हमारे पास है आपके लिए वो है कि आजकल की ज़िंदगी में ये देखा जा रहा है कि जो किडनी डिसीज़ है या किडनी डिसऑर्डर है, किडनी फेलियर के केसेस है, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो ये इतना केस बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किडनी फेलियर शुरू कैसे होता है। लोगों को लगता है कि किडनी फेलियर अपने आप हो गया, बट ऐसा नहीं है। किडनी फेलियर होने के पीछे जो सबसे बड़े कारण है वो है ब्लड प्रेशर और शुगर। और ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी बीमारियां हैं जो हर दूसरे इंसान को होती ही होती हैं और लाइफ में कभी ना कभी हो ही जाती हैं। मगर जब हम इन बीमारियों का ध्यान नहीं रखते, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप कह रहे हो ठीक है मैं मेडिसिन खा रहा हूँ बट चेक नहीं कर रहे, तो लापरवाही की वजह से, बीपी बढ़ने की वजह से, शुगर की वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे इम्पैक्ट बढ़ता है, किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचना शुरू होता है, तो किडनी अपने फंक्शंस को खोना शुरू करती है। क्योंकि किडनी जो है वो हम उसको एक छन्नी की तरह मानते हैं, बट वो ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। वो उसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि मिलियंस की संख्या में होते हैं और वो खुद सेल से बने हुए होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर इतना डेलिकेट होता है कि अगर प्रेशर बढ़ता है, मानो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड अंदर जा रहा है प्रेशर के साथ। जब वो प्रेशर के साथ अंदर एंटर करता है तो जो स्ट्रक्चर है उसको सह नहीं पाता। यानी आपको कोई बार बार कहीं पर थप्पड़ मारता रहे तो क्या होगा, कुछ टाइम तो सह लोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसे पीछे हटा दोगे। बॉडी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वो पीछे की तरफ हटा दे। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे सेल्स अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं और अपने आप को हार्ड बना लेते हैं, सख्त बनाते हैं, अब मारो, ठीक है, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। जब वो अपनी जिंदा रहने के लिए अपने आप को हार्ड बनाता है तो वो अपने कुछ फंक्शंस को खो देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस यानी हार्ड होना। और जैसे वो हार्ड होता है वो साइज में छोटा होना शुरू हो जाता है, किडनी श्रिंक करना स्टार्ट करती है। इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनकी किडनी श्रिंकेज देखने को मिलती है कि किडनी का साइज छोटा हो गया। ये तो बात हो गई बीपी की वजह से। अब अगर हम शुगर के बारे में बात करें तो शुगर बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करती है। भाई अगर आप खाना खा रहे हो, शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, आपकी बॉडी को चला रहा है। मगर जब हम शुगर का इंटेक ज़्यादा करते हैं या फिर हमारे को डायबिटीज़ है उसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बने रहते हैं, तो ये जो शुगर है जो आपको ताकत दे रही थी, ये आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और डैमेज कहाँ हो रहा होता है, वो छोटी छोटी वेसल्स में हो रहा होता है। क्योंकि हमारी अगर हम वेसल्स के बारे में बात करें, हम कैपिलरी सिस्टम के बारे में बात करें, वो भी लाइफ सेल्स का बना है, टिश्यू का बना हुआ है। अब उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हाई शुगर के साथ आ रहा है। अब उसमें शुगर ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि सेल्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। और जब ब्लड प्रॉपर तरीके से किडनी में फ्लो नहीं करेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, खाना नहीं मिला, तो अंदर का जो टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू होता है। शुगर से सिर्फ किडनी खराब नहीं होती, शुगर से इसी तरह का डैमेज हमारे आइज़ में भी देखने को मिलता है। इसी वजह से जब कोई पेशेंट हमें सस्पेक्टेड होता है कि इसकी किडनी शुगर से ख़राब हो रही है, तो इसको किडनी के टेस्ट की जगह आंखों का टेस्ट करवा दिया जाता है, ये जानने के लिए कि अगर डैमेज हमारी आंखों में हो रहा है वही वैसा ही डैमेज हमारी किडनी में भी हो रहा होगा। तो क्योंकि ये दोनों बीमारी इतनी कॉमन है, हर दूसरे घर में मिलती हैं, इसी वजह से किडनी के पेशेंट्स अब कॉमन होते जा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किडनी फेलियर के पेशेंट ना बने, या अगर हैं तो हम ठीक होना चाहते हैं, तो सबसे प्राइमरी काम, पहला काम क्या बनता है, अपनी बीमारी को पहचाना कि किडनी फेलियर क्यों हो रहा है। क्या वो बीपी की वजह से हो रहा है, क्या वो शुगर की वजह से हो रहा है। अगर ये दो कारण हैं तो इनको पहले कंट्रोल में लेकर आना किसी भी कीमत पर। उसके लिए हो सकता है आपको इंसुलिन लेना पड़े, हो सकता है उसके लिए आपको अपनी बीपी की मेडिसिन को बढ़ाना पड़े, उसके लिए हो सकता है दिन में आपको 2-3 बार अपना बीपी शुगर टेस्ट करना पड़े, बट ज़िंदगी के लिए करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ठीक रहना है तो जो चीज़ें हम बताते हैं, समझाते हैं, उसे सीरियसली लेना
एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके तो सर ये बहुत अच्छा आपने क्लियर किया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और शायद दर्शकों के भी दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो हो गया जिनको ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जैसे नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनको ऑल ऑफ अ सडन पता लगता है कि किडनी खराब हो रही है, तो वो ऐसी कौन सी गलती कहीं ना कहीं भूल चूक में कर रहे होते हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, बीपी और शुगर जब एकदम तेज़ी से बढ़ता है ना, बॉडी एकदम समझ जाती है भाई अगर आपका बीपी एकदम बड़ा, आपके सिर में सिर दर्द हो जाएगा, है ना, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। मगर अगर धीरे धीरे बीपी बढ़ेगा तो शरीर को महसूस नहीं होता। यानी आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, काम पे ज़्यादा फोकस रहते हो, बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो या फिर तंबाकू का यूज़ ज़्यादा करते हो, तो उस केसेस के अंदर बीपी हमारा सडनली स्पाइक नहीं होता, धीरे धीरे लेवल्स पे बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, बॉडी एडजस्ट भी करके जा रही है। अच्छा, आपको महसूस ही नहीं होने देती, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रही है ना, वो आपको महसूस ही नहीं देंगे, आपको कोई तकलीफ देगी ही नहीं, एडजस्टमेंट कर जाती है। मगर ये एडजस्टमेंट एक लेवल तक होती है, उसके बाद बॉडी में वो डैमेज होना शुरू होता है। आप टेस्ट करवाते हो, आपका लेवल बढ़े हुए होते हैं क्रिएटिनिन के, यूरिया के, तब जाके समझ में आता है कि मेरी किडनी खराब तो बीपी की वजह से हुई। डॉक्टर कह रहा है बीपी से खराब हुई, बट बीपी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑल ऑफ दैट सडन नहीं हुआ, एक झटके में नहीं हुआ, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे हुआ, तो अब वो मिस हो जाती है चीज़ें। इसलिए किडनी फेलियर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसी वजह से बीपी को, शुगर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं, आपको महसूस ही नहीं होता। क्योंकि जब एक पेशेंट को दिक्कत महसूस होगी तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। बिल्कुल, हर टाइम तो हम जा नहीं सकते ना, और जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो साइलेंटली हो रहा है, इस वजह से वो मिस हो जाता है। सर मेरा बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन यही है, अभी आपने एक शेयर किया कि साइलेंट किलर, अक्सर हम इंटरनेट पे कई जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किडनी डिसीज़ को, किडनी फेलियर को साइलेंट किलर कहा जाता है। ये कितनी हद तक सही है और हम क्यों इसे साइलेंट किलर कहते हैं? मैंने इसको बहुत पिछली वाली बात में ही क्लियर किया, क्योंकि बीपी और शुगर खुद में साइलेंट होते हैं। ऑल ऑफ द सडन चेंजेस तो आए नहीं, धीरे धीरे चेंजेस हैं, बॉडी एडजस्ट करती चली गई। और जो सिम्टम हमें आ रहे हैं, हेडेक हो रहा है, अब आपको हेडेक हो रहा है, आप उसे इग्नोर कर जाते हो, अरे हेडेक है, मैं काम करता हूँ, मैं एक मेडिसिन खा लेता हूँ, पेन किलर, ठीक हो गया, 2 दिन बाद फिर हो गया, फिर आपने कहा मुझे वो वाली गोली ने आराम दिया था, मैं दोबारा से खा लेता हूँ, आप फिर वो कर जाते हो। और आपको आराम मिल रहा है, इस वजह से आप उसकी रूट कॉज पे नहीं जाते। ओके। डायबिटीज़ में अगर आपको यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है, खुजली ज़्यादा होती है, तो आप इग्नोर कर जाते हो, थकावट बनी हुई आप इग्नोर कर जाते हो, मल्टीविटामिन ले लोगे, मगर शुगर टेस्ट नहीं करवाई आपने। आपने शुगर टेस्ट नहीं कराई, शुगर पीछे बढ़ती रही। आपने उसके सिम्टम्स को, जब बॉडी ने कहा कि शुगर बढ़ रही है, उसको आपने ताकत की गोली खाकर सप्रेस कर दिया कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, जो कि सिम्टम था डायबिटीज़ का, आपने दबा दिया मल्टीविटामिन से। हाँ जी, ठीक है, तो बीमारी तो वहीं रही, ताकत आ गई, आपका सिम्टम चले गया और आप डायबिटिक पेशेंट बन गए। क्योंकि ये दोनों बीमारी इतनी साइलेंटली मूव की, तो इससे होने वाली आगे वाली बीमारी भी साइलेंटली आपके पास आ गई। ओके। इस वजह से दिक्कत होती है, इसी वजह से किडनी फेलियर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि जब तक इसके सिम्टम हमें समझ में आने शुरू होते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और इसमें पेशेंट की गलती नहीं होती है, मैक्सिमम डॉक्टर भी मिस कर जाते हैं। ओके। क्योंकि आप डॉक्टर को जाके कहोगे मुझे थकावट हो रही है, वो आपको मल्टीविटामिन ही लिखेगा। हाँ जी, हाँ जी। शुगर टेस्ट की नॉर्मल थी, हाँ जी। बट हमने पूरा का पूरा प्रोफाइल नहीं करवाया। इसी वजह से जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब चीज़ें बदल गई हैं, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। अब अच्छे डॉक्टर क्या करते हैं, आपको खूब सारे टेस्ट लिख देते हैं। पेशेंट को लगता है सर ने इतने सारे टेस्ट लिख दिए, उसे बुरा लग रहा होता है कि मेरे इतने पैसे लग गए, बट डॉक्टर वो अलग सोच के कर रहा होता है कि कुछ चीज़ मेरे से मिस ना हो जाए, कोई गलती मेरे से ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो परसेप्शन है डॉक्टर को लेके कि टेस्ट लिखता है और फाइनेंस, बिल्कुल बिल्कुल अपने फायदे एक अच्छा डॉक्टर सब कुछ कवर करके चलेगा कि उससे कोई गलती ना हो। ओके। आप मेरी बात समझे कि डॉक्टर जब आप उसके पास एक छोटा सा सिम्टम लेके जा रहे हो, वह आपको पूरी बॉडी का टेस्ट चेकअप लिख रहा है, उसको पता है कि मेरी एक गलती पेशेंट को भारी पड़ सकती है और पेशेंट की हेल्थ जाती है और डॉक्टर का नाम जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्टर स्टार्टिंग में मल्टीपल टेस्ट लिखता है, और जो कि सही भी है। पेशेंट समझ नहीं पाते क्योंकि डॉक्टर बताता नहीं है। तो जब भी हम अपने टेस्ट करवाते हैं तो
फुल बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए, कम से कम साल में 1 बार 2 बार होना चाहिए। इसी वजह से आर्मी में, क्योंकि इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है उसमें ये जो टेस्ट होते हैं ये फिक्स पीरियड पर सारे ऑफिशियल्स का होता है, वहाँ पे बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। जो लोग एमएनसीज में वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, तो वहाँ पर ईयरली बॉडी चेकअप होता है, वहाँ पे बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है। ओके सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो टेस्ट को लेके मिथ है ये बहुत सारे लोगों में होता है गलत। ये बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर इसके लिए। सर यहाँ पे अभी आप एक पॉइंट बता रहे थे यूरिन से रिलेटेड, वहाँ पे एक छोटा सा डाउट है कि बहुत सारे लोगों को इचिंग इज़ वेरी कॉमन, लेकिन अगर हम इस इचिंग के साथ इन्फेक्शन की भी बात करते हैं कि कई मेल्स को प्रॉब्लम आती है यूरिनेशन एंड देन इचिंग और रैशेस हो जाते हैं, सो क्या उसका कोई किडनी प्रॉब्लम से रिलेशन है? देखिए, जब किडनी खराब हो रही है, किडनी का काम क्या है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। हाँ जी। अब जब किडनी कम काम कर रही है तो बॉडी में बनने वाला वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जा पा रहा, कहाँ रह गया? ब्लड में रह गया। हाँ जी। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। हाँ जी। आपकी स्किन में जा रहा है ना? तो जब वो स्किन में जा रहा होता है तो वहाँ पर वो सिम्टम देता है, क्योंकि ब्लड प्योर नहीं है, इम्प्योर है, गंदा है। ओके। तो सिम्टम दे रहा है। क्या सिम्टम दे रहा है? खुजली का, इचिंग का। तो बॉडी बता रही है कि मेरे साथ कुछ गलत है। जो बता रही है वो बोल तो सकती नहीं। हाँ जी। इशारों में बात कर रही है, इशारा के तरह खुजली, सिम्टम दे रही है खुजली। अब ये डॉक्टर के ऊपर होता है कि उस खुजली को वो सीरियसली लेता है या फिर स्किन डिसऑर्डर समझकर कोई कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट दे देता है। तो इस वजह से डायग्नोसिस किडनी फेलियर का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन ही है जो आपको खुजली दे रहा है। इग्नोरेंस हो जाता है, मिस हो जाता है, क्योंकि सिम्टम इतना कॉमन सा है। सो इन शॉर्ट के हम ये कह सकते हैं कि शुगर और बीपी ये दो चीज़ें जड़ हैं किडनी प्रॉब्लम। 80% केसेस में हम कह सकते हैं, क्योंकि 80% जो केसेस हैं किडनी फेलियर के वो हमें बीपी और शुगर की वजह से ही मिलते हैं। बाकी जो 20% केसेस के अंदर हमारा IgA नेफ्रोपैथी आ जाता है, जो इसका पीछे कोई खास रीज़न देखने को नहीं मिलता, इसे इडियोपैथिक माना जाता है, यानी बिना कारण की होने वाली बीमारी माना जाता है। दूसरा उसके बाद जो कारण आता है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी। पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट से मिलती है, 2 टाइप की होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। यानी आपके पेरेंट्स को अगर है तो डोमिनेंट कहेंगे, अगर आपके पेरेंट्स में किसी को नहीं है तो इसे रिसेसिव कह देंगे। तो वो बहुत बड़ा है, मतलब किडनी फेलियर खुद में बहुत बड़ा है। हमको सब लगता है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, पर उसके पीछे जो कारण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी वजह से जब हम कोई पेशेंट आता है, श्रेयास में आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि कारण क्या है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि मेडिसिन क्या चलेंगी। कि बीपी वाले पेशेंट को बीपी के मेडिसिन का ध्यान रखा जाएगा, शुगर के पेशेंट का शुगर का ध्यान रखा जाएगा। अगर IgA नेफ्रोपैथी है तो आपके इम्यून सिस्टम का ध्यान रखा जाएगा। पॉलीसिस्टिक किडनी है तो वो जो सिस्ट बन रही है, गांठें बन रही हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। तो सेम ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स का नहीं चलता, सबका डिफ़र करता है। और डिफ़र करने के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है, तो डायग्नोसिस जो पहला पार्ट है, जो जहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होता है, वो पेशेंट तो सारे आएंगे, आप OPD में आएंगे, सारे पेशेंट कहेंगे हम सारे किडनी फेलियर के पेशेंट हैं। उनको लगता है कि सिर्फ क्रिएटिनिन लेवल सबका बढ़ा है। वो पूछते हैं कि आपका कितना है, आपका कितना है, आपने क्या किया, आपने किया। वो ये नहीं समझ पाते कि सबके कारण अलग अलग है। हाँ जी, ये सर एक पॉइंट है जो देखने को मिलता है। ये बहुत बहुत अच्छी सर आपने बात शेयर की, जो अब किडनी पेशेंट को पता लगेगी तो उन्हें समझ आएगा कि हर मतलब जितने पेशेंट्स अलग हैं उनकी प्रॉब्लम अलग है, उनका ट्रीटमेंट का कारण अलग अलग है, कारण अलग। अब जैसे बुखार होता है, हाँ जी, बुखार मलेरिया में भी है, टाइफाइड में भी है, थकावट में भी बुखार आ जाता है, गला खराब हो तो भी बुखार आ जाता है। बट सब में सेम मेडिसिन चलाता कोई डॉक्टर नहीं चलाता ना, सिम्टम बुखार है। इसी तरह से क्रिएटिनिन बढ़ना एक सिम्टम है, किडनी फेलियर का बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और होती है। मगर हम जर्नल में जो हम वीडियोस देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसे समझ नहीं पाते। हाँ जी। तो आसान भाषा में इसको बुखार की तरह समझो, बुखार के पीछे कारण अलग है। मलेरिया में मलेरिया की दवाई खाओगे, टाइफाइड में टाइफाइड की दवाई खाओगे, टीबी में टीबी की दवाई खाओगे, सेम दवाई सब पे काम नहीं करती ना। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट्स में डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। डायग्नोसिस की किडनी क्यों खराब हो रही है, क्यों खराब हो रही है, तो कारण पता लग गया, बीमारी की जड़ का पता लग गया, अब उस पर काम करना आसान हो जाता है। इसलिए पेशेंट्स को समझना चाहिए कि हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है, हर बॉडी दूसरी बॉडी से डिफरेंट होती है।
ओके सर, अभी आपने बताया कि जब आपके श्रेयास में आपके यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा कि आपके यहाँ पे श्रेयास में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट्स को, वो कैसे डिफरेंट है एलोपैथ से? इसका आंसर मुझे नहीं देना चाहिए, इसका आंसर ना सारे पेशेंट्स को देना चाहिए। मुझे लगता है कारण क्या होता है, आपकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को मेडिसिन लिख के देता है, बट कोई भी पेशेंट उस मेडिसिन की पर्चे को कभी भी चेक नहीं करता कि डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई कौन सी और किस लिए दी है। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं मैक्सिमम किडनी फेलियर पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन उठाऊँ, उसमें बीपी की मेडिसिन होगी, अगर बीपी है तो शुगर की मेडिसिन होगी, मल्टीविटामिन्स होंगे, विटामिन डी होगा, कैल्शियम होगा, एरिथ्रोपोइटिन होगा, फॉस्फेट बाइंडर्स मिलते हैं कि हम जो खाने में फॉस्फोरस खा रहे हैं वो हमारे ब्लड में ना जाए, वो स्टूल के रास्ते बाहर चला जाए, सब कुछ मिलेगा। बट एक चीज़ मिसिंग होगी हर एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, वो है किडनी को बचाए रखने की, किडनी को ठीक करने की कोई मेडिसिन का होना। कोई भी नहीं मिलेगी क्योंकि बनी ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर देना नहीं चाहता, हाँ जी, क्योंकि एलोपैथी में वो चीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई है, तभी वो आपको दे नहीं पाता और आपको बता नहीं पाता कि मैं आपको वो मेडिसिन नहीं दे रहा। ओके। वो क्या करते हैं, एलोपैथी के अंदर बीपी और शुगर का मैनेजमेंट मच बेटर है देन आयुर्वेद। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने में कोई कमी नहीं है। तो जो भी पेशेंट जब भी श्रेयास में आता है, हमारे पास आता है, तो हम कभी भी बीपी और शुगर की मेडिसिन को टच ही भी नहीं करते। अच्छा, हम बस ये चेक करेंगे कि मैनेजमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। हो रहा है ऑल गुड, नहीं हो रहा हम उसमें इम्प्रोवाइजेशन करवा सकते हैं। बट एलोपैथिक मेडिसिन जो बीपी और शुगर के लिए वो खा रहा है, उसे हिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर उसको हम हिला देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं, उसे बंद कर देते हैं, जो बीपी और शुगर बढ़ेगा वो किडनी को फर्दर डैमेज करेगा, और जो डैमेज होगा वो किडनी हाई लेवल में शो कर देगा। क्योंकि पेशेंट वहाँ स्टेबल है तो उसे अनस्टेबल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जो उस मेडिसिन में कमी है कि उसमें किडनी फेलियर की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस हम उतना ही पार्ट उसमें ऐड कर देते हैं। ओके। तो पेशेंट को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल जाता है, यानी उसके पास बेस्ट ऑफ आयुर्वेदा हो गया, जिससे उसका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो रहा है, यूरिन लेवल डाउन हो रहा है, बॉडी में एनर्जी अच्छी तरीके से बन रही है, ब्लड बनना अच्छी तरीके से शुरू हो रहा है, और बीपी और शुगर जिसकी वजह से किडनी खराब हुई वो भी कंट्रोल में। जब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है, पेशेंट में इंप्रूवमेंट तभी 15 दिन के अंदर शो हो जाती है। अरे वाह। वरना आप लगे रहोगे, आप नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट गया, मेडिसिन खा रहा है, लेवल इस महीने गया लेवल था 4 था, अगले महीने गया वो 5 हो गया, अगले महीने गया 6 हो गया, इट कीप्ट इंक्रीजिंग, रीजन बिंग इज किडनी खराब होती जा रही है। बट सडनली जब वो शुरू करता है, देखता है कि लेवल्स डाउन होने शुरू हो गए। मेडिसिन में सिर्फ हमने क्या ऐड किया था, आयुर्वेद वाला पार्ट। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए होता है किडनी फेलियर पेशेंट को, और जब वो करता है तब भी रिस्पॉन्स इतना फास्टली हम इफेक्टिवली हम उसको डिलीवर कर पाते हैं कि ओके दिस इज द योर रिपोर्ट, न्यू रिपोर्ट, 15 दिन के अंदर आपके लेवल डाउन हो गया। ओके। तो वो क्योंकि जितना मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे पेशेंट्स को वो डेप्थ में नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कोई भी चीज़ की कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, तो मतलब अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मेडिसिन मुझे कुछ लिखता है, तो आई नो वो मेडिसिन मेरे पे क्या काम करने वाली है। भाई मुझे एंटीबायोटिक दे रहा है, मुझे पता है कि ये एंटीबायोटिक मेरी बॉडी में जाकर मेरे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करेगी, क्योंकि मुझे खांसी है। अगर डॉक्टर मुझे लिख देगा मेडिसिन की, मुझे यूरिन की इन्फेक्शन की मेडिसिन लिख देगा, तो मैं नहीं लूँगा ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं पेशेंट था, मैं डॉक्टर एज ए पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास गया। हाँ जी। सेम वे किडनी फेलियर के अंदर मैं चाहता हूँ कि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो अपने ट्रीटमेंट को पहले इवेल्युएट करें, फिर हमारे पास आए। उन्हें लगता कमी है, मोस्ट वेलकम, पूरी हेल्प करेंगे। उनको लगता कमी नहीं है, लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, तो अभी हम है। तो इवेल्युएट करना ज़रूरी है। आप उसे छोड़ दो, मिस कर जाओ, तो आपको ट्रस्ट नहीं बनता। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात आपको विश्वास नहीं होगा। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालें एंड गूगल पे सर्च करो, एक एक सॉल्ट हर मेडिसिन के पीछे लिखा होता है, उसे सर्च करो एंड सेल्फ इवेल्युएट करो कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो सही है किडनी के लिए या नहीं है। एंड इसमें आपको आंसर एक और चीज़ का मिलेगा कि आपका क्रिएटिनिन लेवल मेडिसिन लेने के बावजूद भी बढ़ता क्यों जा रहा है। तो आप एक डाउट क्लियर हो गया कि लेवल मेरा मेडिसिन लेने के बाद क्यों बढ़ रहा है, ट्रीटमेंट लेने के बाद बढ़ रहा है।
और आपको क्या उससे आप अचीव कर रहे हो वो भी पता लग गया कि मेरा बीपी और शुगर तो कम से कम कंट्रोल में है ना इससे। तो इसी वजह से हम जब भी कोई पेशेंट श्रेयास में आता है हम कभी भी उनकी एलोपैथिक मेडिसिन को टच करना पसंद नहीं करते। ओके। कोई कमी है तो हम सजेस्ट कर देते हैं, ओके यू कैन ये वाला आप ये वाला पार्ट हाँ इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि हाँ हमारी जो चीज़ें कंडीशन है बेटर हो जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आपने शेयर किया है मतलब मुझे पर्सनली सुन के इतना पॉजिटिव वाइब आ रहा है, क्योंकि अपनी बीमारी के बारे में सच में अगर मतलब मेरे को भी कोई बीमारी मैं सोचता नहीं हूँ, डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए, ब्लाइंड फेथ किया, खा लिया, नहीं हुआ, फिर डॉक्टर चेंज किया। ये थैंक यू सो मच, ये आपने बहुत अच्छा बताया। कुछ टाइम पहले नेट नहीं था, हाँ जी, तब डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नहीं, मगर जब चीज़ें आ गई हैं तो हमें चीज़ों के बारे में सर्च करना अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए। इसमें डॉक्टर को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को आप इफेक्टिवली आप समझा देते हो कि आप उसकी बॉडी के साथ क्या करने वाले हो, एग्जैक्ट, और क्या आपकी मेडिसिन उसके साथ करने वाली है, कैसे आपको हेल्प करेगी, तो पेशेंट में ट्रस्ट बन जाता है और वो ट्रस्ट ही पेशेंट को ठीक करता है। मैं एक बिलीव होता है कि हाँ मैंने ले लिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आप पॉजिटिव हो गए ना, बीपी कंट्रोल में आ गया, शुगर कंट्रोल में आ जाती है, काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। मैं पूरी नहीं मिलती, काफ़ी हद तक हेल्प इन चीज़ों में मिल जाती है, क्योंकि उसका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। तो किडनी फेलियर में स्ट्रेस आपकी बीपी को भी शूट अप कर पाएगा, आपकी शुगर को जंप करवाएगा, और दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। तो जिस तरह हम अपनी चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, डॉक्टर कोई गलती नहीं है और कोई कमी नहीं है, उसको करना चाहिए, हर पेशेंट को करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ पे अब किडनी पेशेंट का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि सर मैं डाइट में क्या लूँ जो एक किडनी पेशेंट के लिए सही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ना यहाँ पे बड़ी अलग चीज़ बताता है, हर एक वीडियो में अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम पर्सनली आपसे जानना चाहते हैं कि किडनी पेशेंट को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और आप अपने पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं। सीक्रेट पूछ रहे हो मेरे से? बिल्कुल सर। एक्चुअली इससे क्या है, पेशेंट जो आज परेशान है ना, उसको एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, वो सोल्यूशन मिलेगा जिसके लिए वो परेशान। और पेशेंट के साथ डॉक्टर से भी समझ जाएंगे हम कैसे सोचते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सीक्रेट नहीं होनी चाहिए मेडिकल लाइन के अंदर। आप एक बॉडी को इमेजिन करो, आप जो खा रहे हो वो फाइनली कुछ ना कुछ में कन्वर्ट हो रहा है, और जो उसमें से निकल रहा है वो आपकी किडनी को प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमने अगर बॉडी को ठीक रखना है तो सिंपल समझो कि गंदगी कम डालनी है। यानी अगर आपका घर है, आप शीशे दरवाजे खुले छोड़ देते हो, घर गंदा ज़्यादा हो जाता है। अगर शीशे दरवाजे बंद कर देते हो, घर गंदा होता है, कम होता है, डस्ट आती है, कम आती है। इसी तरह से हमने में बॉडी के साथ करना होता है कि क्रिएटिनिन डस्ट है, बॉडी घर है। ओके। तो हमने अब क्रिएटिनिन को बॉडी में बनने ही कम देना है। ठीक है। क्रिएटिनिन प्रोटीन है, वो जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। कहाँ बन रहा है? मसल्स में बन रहा है। मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। तो अगर मैं अपने खाने पीने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या होता है कि वो जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन में। ओके। यानी अगर मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट 10-20 ग्राम ऑफ प्रोटीन है डेली बेसिस पे, मैं 50 से 100 ग्राम लेता हूँ, तो जो एक्स्ट्रा है, जो 30-40 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा खाया, वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिएटिनिन और इसके जैसे कई चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा? ब्लड में आ जाएगा, लेवल जंप कर देंगे। तो पहली चीज़ जो किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी डाइट में करनी चाहिए वो है प्रोटीन की सही अमाउंट लेना, क्योंकि प्रोटीन की भी टाइप्स हैं। एक होता है लो डेंसिटी प्रोटीन, एक होता है हाई डेंसिटी प्रोटीन। आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। आप जब बीमार पड़ते, बुखार होता है, तो मम्मी क्या खिलाती हैं आपको? खिचड़ी। खिचड़ी में दाल होती है। बिल्कुल। क्यों खिलाती है आपको? ऐसा सुना है कि वो डाइजेस्ट आराम से हो जाए, शरीर में दिक्कत ना हो। तो नॉनवेज क्यों नहीं खाते? वो भी तो प्रोटीन है। नहीं, चिकन मटन क्यों नहीं खाते? नहीं, वो तो डाइजेशन में प्रॉब्लम कर देगा ना, डाइजेस्ट नहीं होगा, जैसा सुना है बहुत हैवी होता है। एग्जैक्टली। अब आपको समझ में आ गया, लो डेंसिटी प्रोटीन और हाई डेंसिटी प्रोटीन, दोनों प्रोटीन है और प्रोटीन बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट आप सिलेक्ट कौन सा कर रहे हो किडनी फेलियर में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं जहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, भाई बॉडी में ब्लड बनना है, किससे बनेगा? प्रोटीन से। बॉडी में एंजाइम्स बने हैं, अमीनो एसिड्स बनेंगे किससे? प्रोटीन से। तो प्रोटीन बॉडी की बेसिक यूनिट है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं लोगे तो बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो आपने डाइट के अंदर प्रोटीन को रखना है, बट कितनी अमाउंट में?
ये इम्पोर्टेंट। कौन सा प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाई डेंसिटी प्रोटीन तो बिल्कुल भूल जाओ, कभी नहीं मिलेगा। आप यहाँ आ गए तो आप भूल जाओ कि आपको चिकन मटन कभी खाने को मिलने वाला है, देखने को भी नहीं मिलने वाला। आपको जो मिलेगा वो है लो डेंसिटी प्रोटीन, जो कि हमें दालों के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अब दाल देनी है नहीं देनी ही, ये आपकी ब्लड रिपोर्ट बताती है। आपकी रिपोर्ट के अंदर, KFT के अंदर एक वैल्यू होती है टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन है, ये हमें बता रहे हैं कि बॉडी की में कितना प्रोटीन ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है। अगर ये कम है तो हम दाल देंगे, अगर नहीं है थोड़ा सा रुक जाएंगे या कम खा लेंगे, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट्स के बेसिक्स पे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को प्रोटीन डाइट पे डालना है नहीं डालना। और क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं भी ले रहे तो मैक्सिमम पेशेंट में दिक्कत नहीं आती। ओके। आपने जहाँ घर बना होता है ना, वहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं। हाँ जी। उनके बच्चे देखे हैं आपने कभी? हाँ बिल्कुल। उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उनका पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, मटके टाइप में होता है। हाँ जी, हाँ जी, गोल। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसलिए उनका पेट बाहर है। अच्छा। अगर वो ग्रोथ लेते हैं, हाइट आपकी जितनी हो जाती है, बॉडी बिल्ड में भी हाइट अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे होते हैं, सूखी रोटियां खा रहे होते हैं, अचा के हाथ प्याज के साथ खा रहे होते हैं। तो बॉडी में हम जो कार्बोहाइड्रेट डालते हैं वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके। बॉडी का सिस्टम है, ये नहीं तो उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा, वो नहीं तो उसको ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हुए एनर्जी में कन्वर्ट कर दूँगा। ये मैकेनिज्म है। तो हम बॉडी का वो मैकेनिज्म यूज़ कर लेते हैं जब हम प्रोटीन को बंद कर देते हैं, तो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं आती है। तो पहली चीज़, पेशेंट को डाइट के अंदर प्रोटीन को बंद करना होता है, कम करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में और भी बहुत कुछ हो रहा है ना। अब पोटेशियम एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप KFT करवाओगे ना, इसमें पोटेशियम आता है। ये पोटेशियम अगर ज़्यादा है तो ये आपको हार्ट अटैक दे देता है। आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो, पोटेशियम 7+ हो, आप डॉक्टर के पास दिखाओगे, डॉक्टर कहेगा डायलिसिस कर दो। अच्छा। सिर्फ पोटेशियम के बिहाफ पे, क्योंकि पोटेशियम अगर बढ़ता है तो ये आपके हार्ट को रोक देता है। ओके। पोटेशियम मसल्स को ताकत देता है मूवमेंट की, बट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो थकावट बना देगा। तो जहाँ पर वो ताकत दे रहा था वहाँ पर थकावट में कन्वर्ट कर देता है। तो दिल अगर धड़कता है, थक जाए और बंद हो जाए तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा। तो पोटेशियम को कंट्रोल करना किडनी फेलियर पेशेंट में ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर पोटेशियम कितना रहेगा वो किडनी करती है काम। जब किडनी कम काम कर रही है तो पोटेशियम कंट्रोल नहीं हो रहा। अब जब वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमारे पास खाने पीने से कंट्रोल करना पड़ता है। जो पहले ऑटोमेटिक था उसे मैनुअल करना पड़ता है। आप बात समझ रहे हो कि पहले आपके पास एक मशीन थी जो ऑटोमेटिकली काम कर रही थी, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप जो खाते थे वो मैनेज कर देती थी। अब वो काम नहीं कर रही, अब वो मैनुअल मोड में है। मैनुअल मोड में अब हम खाएंगे पिएंगे अपने अगर सही तरीके से तो पोटेशियम की मात्रा कंट्रोल में रहेगी। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट्स को हाई पोटेशियम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल कहेगा कि हाई पोटेशियम आइटम होती क्या है, सारे के सारे सोच रहे होंगे सब यही बिल्कुल सब। तो पोटेशियम हर चीज़ में, हर खाने पीने की चीज़ में पहली चीज़ तो ये जान लेनी चाहिए। आप कुछ भी खाओ, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, फ्रूट्स, ऐसी कोई फूड आइटम नहीं जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ना हो। अच्छा। बट हमें उन चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम है। ओके। तो उसका छोटा सा रूल है। वेजिटेबल्स के बारे में बता देता हूँ। जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लग रही है ना, तो ज़मीन में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, छोड़ दो। अब जब कोई प्लांट की पत्तियाँ होती हैं उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, छोड़ दो। तो पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, चटनियाँ, साग बंद, आलू, शकरकंदी, अरबी, जेबिगन, कचालू ज़मीन के नीचे लग रहे हैं, बंद कर दो। अब अक्कों की सब्जियां तो खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब बचा क्या? क्योंकि पेशेंट का भी यही सवाल होगा सबका इस टाइम। तो हमें पता होता है, क्योंकि हम जब पेशेंट को बता रहे होते हैं ना तो पेशेंट हमें कहता है सर आपने तो सारी सब्जियां हमसे छीन ली, अब खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। बिल्कुल। तो जो भी सब्जी एज ए फ्रूट लग रही होती है किसी भी पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे, और खा सकते हो। तो घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैगन, टमाटर, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी हम ऐड कर रहे हैं, बैगन है, सारी सब्जियाँ जितनी चाहो उतनी खाओ, मटर हैं, फलियाँ हैं, जितनी भूख है, जो सब्जी बनानी है बनाओ, खाओ। ओके। कि बिना खाए शरीर नहीं चलने वाला। वेजिटेबल खत्म हो गए। फ्रूट्स 2 रीज़न से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं।
एक तो फ्रूट की बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो फ्रूट्स में है वो वेजिटेबल में है। फ्रूट्स मीठे हैं क्योंकि इसमें शुगर है, वेजिटेबल्स मीठी नहीं है क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। ओके। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रूट्स को वेजिटेबल से हम चेंज कर सकते हैं, हम सैलेड पे जा सकते हैं, हम खीरा खा लिया, मूली खा ली, वो कर सकते हैं। सेम ताकत मिलते हैं, जो हमें एप्पल में मिलता है वो हमें गाजर में मिल जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ज़मीन के नीचे गाजर लगती है, बट हमने बंद नहीं की। अब मुझे समझ गया था आप क्या पूछने वाले थे। ठीक है, तो हम गाजर मूली अलाउड कर देते हैं। अच्छा, तो सर इसमें मेरा फिर वही क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूरा कर लूँ, उसको पूरा खत्म हो जाएगा ना, वरना वो रह जाएगा। सॉरी सॉरी बिल्कुल। ठीक है, तो फ्रूट्स के अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे एप्पल है, पपाया है, और मस्क मेलन खरबूजा, और आजकल लेमन मेलन श्रद्धा जैसे हम कहते हैं, ये आते हैं। तो ये आप फ्रूट्स खा सकते हो 1 कप। थोड़ा सा अनार ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने बिल्कुल नहीं खाना उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बनाना, कीवी, एवोकेडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, नारियल पानी, नारियल की गिरी और खट्टे फल बंद होते हैं। आम है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, ये सारे बंद कर दिए जाएंगे। आम, संतरा, मौसमी, कीनू पोटेशियम की वजह से मना नहीं किए जा रहे, किसी और रीज़न से मना किए जा रहे हैं। ठीक है, उसको हम बताऊंगा कि क्यों करते हैं। तो ये जो फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स, और जो बनाना, कीवी, एवोकेडो, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, इनको बंद कर दो। बाकी सारे फ्रूट्स ईटेबल होते हैं, स्पेशली एप्पल। लोग बहुत पूछते हैं, अच्छा लगता है लोगों। एप्पल आप खा सकते हो, चीकू खा सकते हो अगर आप डायबिटिक नहीं हो, पपीता खा सकते हो, शद्दा खा सकते हो, खरबूजा खा सकते हो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टे फल हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि बॉडी में एक और काम किडनी कर रही होती है, वो है एसिड को रेगुलेट करने का। आप कुछ भी खाते हो, जलन महसूस करते हो? हाँ जी, है ना, पेट में डाला, बट वहाँ जो डाइजेशन होती है, खाना फिर आपके और आगे जाता है, छोटे छोटे सेल्स में जाता है, वो भी खाना खाते हैं और थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, है? ये एसिड होता है। और अगर किडनी काम नहीं करी तो एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। अब क्या होगा, ब्लड में इकट्ठा हो गया, एसिडिक हो गया। अब ब्लड एसिडिक है, तेजाबी हो गया, तो किडनी को नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके। ठीक है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स में, किडनी फेलियर पेशेंट्स में एक मेडिसिन चल रही होती है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसको खाने में भी यूज़ करते हो, बेकिंग सोडा के रूप में। ब्रेड बनती है, ढोकला बनता है, उसमें हाँ जी डलता हाँ है, जी हाँ जी। बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा ही सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी वजह से इस एसिड को रेगुलेट करने के लिए हर किडनी फेलियर पेशेंट में ऑलमोस्ट ये सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। नोडोसिस के नाम से, सेबोसिस के नाम से, और बहुत नाम से आती है। ये इसलिए रखी जाती है कि एसिड रेगुलेटर है, क्योंकि अगर इसको रेगुलेट नहीं किया तो किडनी तेज़ी से ख़राब हो जाएगी, ठीक नहीं होगी। उससे तेज़ी से ख़राब से रोकने के लिए उसको वहाँ पे हम प्लेस किया जाता है, और जो कि सही है। सोडा खाना नुकसान देता नहीं, कम खाओ ज़्यादा खाओ कोई नुकसान नहीं करेगा। एसिडिटी भूख बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो मेडिसिन हर पेशेंट में दी जा रही है। अब आप खा रहे हो खट्टे फ्रूट, तो वो मेडिसिन आपके खट्टी फ्रूट की एसिड को न्यूट्रलाइज करे या आपके ब्लड के एसिड को न्यूट्रलाइज करे? तो काम, दवाई तो आपने उतनी ली, काम बढ़ गया। इसी वजह से खट्टे फ्रूट्स बंद कर दिए जाते हैं कि जो मेडिसिन खा रहे हैं वो ब्लड के एसिड को न्यूट्रलाइज करे, ना कि आपके खट्टे फ्रूट के एसिड को, क्योंकि जाएगी तो वो ऑरल रूट से ही ना। बिल्कुल। इसी वजह से खट्टे फ्रूट्स बना होते हैं। अब कुछ पेशेंट क्या होते हैं कि खाने से ना डर जाते हैं। आपने सवाल नहीं किया, मैं फिर भी ज्वाइन चेक करना चाहता हूँ। कुछ पेशेंट ना खाने से पेशेंट डर जाते हैं, और कई बार डॉक्टर्स पेशेंट का खाना पीना ऑलमोस्ट बंद करवा देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को, नाम नहीं लूँगा, हमारे प्रोफेशन में है, घिया, तोरी, टिंडा 3 सब्जी उबाल के हल्दी नमक के साथ दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके पीछे रीज़न है। घिया, तोरी, टिंडा आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन खा लोगे, उसके बाद यही सब्जियाँ आकर आपको ना उबकाई आनी शुरू होती है, नोज़ आना शुरू होता है, वॉमिट आनी शुरू हो जाती है। आप खाना कम कर देते हो, बंद। पहले जहाँ आप 2 रोटी खाते थे, वहाँ पर आप 1 रोटी डुबो के हल्की सी खा के, अब जब बॉडी में कुछ गया ही नहीं, प्रोटीन तो रोका था, कार्बोहाइड्रेट भी बंद हो गया, बॉडी बहुत तेज़ी से वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। जो हमारी मसल्स हैं वो फटाफट डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती हैं, वेट लॉस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आनी शुरू होती है। क्रिएटिनिन भी डाउन हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन कहाँ बन रहा था? मसल्स में। अब मसल्स ख़त्म हो गई, क्रिएटिनिन डाउन होना शुरू हो गया। पहले महीने होता है बस ये,
दूसरे महीने में क्योंकि किडनी को खाना नहीं मिला वो और तेज़ी से खराब होनी शुरू होती है। तो जो क्रिएटिनिन नीचे गया होता है वो बढ़ना शुरू होता है। भैया आपने खाना पीना बंद करके क्रिएटिनिन को 10 से 6 पे ले भी आए, अब जब किडनी यहाँ से खराब होगी ना, और कंफर्म होगी क्योंकि आपने खाना नहीं खाया तो आपकी किडनी को खाना भी नहीं मिला, उसके अंदर सेल्स थे उनको खाना नहीं मिला, जो बीमार थे उनको हमने और बीमार कर दिया। अब जब क्रिएटिनिन बढ़ता है ना तो पेशेंट डायलिसिस के लायक भी नहीं बचता। ओहो। क्योंकि बॉडी में जो ताकत थी, मसल्स थी, फैट था, सब निकल गया क्योंकि आपने खाना पीना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको खाना दिया ही वही गया था जिसमें आपका वजन कम हो। तो ये एक तरीके से ब्लैक मैजिक होता है, पेशेंट को समझ में नहीं आता बट बहुत खतरनाक होता है। इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट को डाइट सुधारनी होती है, बंद नहीं करनी होती। अगर आप बंद कर रहे हो तो कोई भी डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाता। इसलिए डाइट मस्ट है, खाना खाना मस्ट है, सही तरीके से खाना खाना मस्ट है। बॉडी की रिक्वायरमेंट है दाल की दाल दो, चपाती है, राइस है, आपका बाकी जो हमारे सीरियल्स होते हैं आप सब खा सकते हो, बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं। हम पेशेंट को सांभर देते हैं, आप घर में पाव भाजी बनाना चाहो बिना सब्जियों का ध्यान रखते हुए आप बनाओ, खाओ इसको, क्योंकि बिना खाए सर्वाइवल नहीं है किसी भी कीमत पे। तो खाना किसी भी कीमत पे बंद नहीं करना चाहिए। और घिया तोरी टिंडा अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो उसे बंद कर दो, क्योंकि उससे जो आप अगर क्रिएटिनिन डाउन कर भी लोगे तो वो टिकेगा नहीं, और किडनी इस तरह से खराब होगी कि डायलिसिस करने के लिए बॉडी नहीं बचेगी। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि डायलिसिस कोई खराब चीज़ नहीं है, उसे बहुत डर की तरह दिखाया जाता है, बट डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। इसमें दिक्कतें अलग टाइप की होती हैं। मैं आपको, आप मुझसे लास्ट में सवाल करना तो हम से कवर करूंगा कि लोग बहुत डरते हैं, समझ नहीं है उनको, इस वजह से डरते हैं। तो इसको मैं इस वीडियो के एंड में कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर अप कर लें। ठीक है सर। यहाँ पे अभी जब हमने सब्जियों की बात शुरू की थी, डाइट की बात शुरू की थी, तो आपने वहाँ पे बताया था कि पोटेशियम कितना खतरनाक है, और पेशेंट्स को भी जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको भी समझ आया होगा, क्योंकि आज तक वो क्रिएटिनिन को वैल्यू देते हैं, परेशान होते हैं, और पोटेशियम को शायद इतना तो देना भी चाहिए, तो वो गलत नहीं है। क्रिएटिनिन हमें बता रहा है किडनी की हेल्थ के बारे में, ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंट समझाता हूँ आपको, मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। आप के घर में रोज मेड आती है सफाई करने के लिए, आप आए घर देखते गंदा है तो आप पहला सवाल क्या करोगे घर वालों से? जी मेड आज आई थी, नहीं आई थी? आपका घर गंदा है, अब आप क्या पूछते हो? क्रिएटिनिन बढ़ गया? मेड किडनी आई या नहीं आई? क्योंकि सफाई का काम तो उसका है। बिल्कुल। तो हम गंदगी को देखकर, आपने घर में गंदगी को देखा और आईडी किसका लगाया? मेड का। हमने शरीर के अंदर क्रिएटिनिन देखा, आईडी किसका लगाया? किडनी का। तो घर में जितनी गंदगी है उतना गंदा काम हमारी मेड कर रही है। शरीर जितना गंदा है उतना गंदा काम कौन कर रहा है? किडनी। अब आप समझ गए। इसलिए इंपॉर्टेंस है क्रिएटिनिन की, क्योंकि क्रिएटिनिन हमें बताता है किडनी की फंक्शनिंग के बारे में, वो कितना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल, इसलिए इसकी वैल्यू। सर बहुत आसान तरीक़ों से, बहुत आसान शब्दों में आपने ये समझा दिया, जो मतलब एक बहुत टिपिकल सा हो जाता है साइंटिफिक नेम। तो मुझे लगता है व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें जो आप समझा रहे हैं यहाँ पे। सर अब एक छोटी सी चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं हुई है, शुगर या डायबिटीज़ तक ही हैं, या शायद वो भी नहीं हुए, तो उनको डाइट में क्या ऐसा है जो रोक देना चाहिए अभी से कि ऐसी दिक्कत ना आए? कुछ नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं रोकना चाहिए। हाँ, जब तक बॉडी ठीक है, बीपी शुगर टेस्ट करते रहो और खाते पीते रहो, साफ सुथरा खाना खाओ, सब कुछ खाओ, कोई लिमिटेशन नहीं होती। एक हेल्दी पर्सन के लिए अगर लिमिटेशन डाल दोगे तो बीमार पड़ जाएगा। अच्छा, तो जब तक आप हेल्दी हो, परफेक्ट हो, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है अंडरलाइन, एंजॉय करो लाइफ को। ओके। और ये भी सर मेरे को आपका जो आपने एक्सप्लेन किया जो एक किडनी पेशेंट को खाने के लिए, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि आई होप यहाँ पे ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब आई है जो मुझे आ रही है और बहुत सारे व्यूअर्स को आ रही है कि किडनी पेशेंट भी खा सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगना शुरू हो जाता है ज़िंदगी खत्म, अब खाना खत्म। पेशेंट की गलती कभी भी नहीं होती। पेशेंट हमेशा एक डॉक्टर को फॉलो कर रहा होता है, डॉक्टर साहब ने मुझे दिया है मैं ऐसे फॉलो करूँगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत गलत ट्रीटमेंट की होती है। ओके, आपको बॉडी को समझना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना है, किडनी को समझना है, किडनी को जिंदा रखने के लिए खाना ज़रूरी है।
यस सर। अगर आप खाना पीना बंद कर दोगे, किडनी खराब है आपकी है और ख़राब होगी, जब डायलिसिस की नौबत आएगी तो शरीर साथ नहीं देगा, बाकी सारे आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। क्योंकि किडनी फेलियर एक सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बढ़ने वाली बीमारी है, ठीक है। इसे होल्ड करना आसान नहीं है। तो जब तक आप श्रेयास में नहीं आते और खाना पीना बंद कर देते तो हम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें समझ आ रही है कि अगर किसी को भी, आप में से किसी को भी, किसी परिवार वाले को भी किडनी की कोई समस्या है तो आप डॉक्टर पुरु धवन जी से डायरेक्ट मिल सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। बल्कि जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर करके गाइडेंस ले सकते हो। तो सर यहाँ पे मेरा अगला आपके लिए एक सवाल देखिए, जितने पेशेंट श्रेयास में डेली आते हैं ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। फ्रैंकली मैं अपने व्यूज़ को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आज की डेट में 60-70 के आसपास डॉक्टर्स हैं, ठीक है। और वो ट्रेन किए गए हैं, मतलब हम उनसे डेली बेसिस पे उनकी चलती है। तो अगर आप मेरे से मिल रहे हो या मेरे डॉक्टर से मिल रहे हो या टेलीफोनिकली उनसे बात करो, इट्स द सेम थिंग। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये बात कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इम्पॉसिबल हो गए हैं, मतलब मेरी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली। तो आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, और अगर नहीं आ सकते तो डॉक्टर्स की टीम है, आपसे फ़ोन पे बात करती है, उनकी रिपोर्ट्स लेती है, डायग्नोसिस बनाती हैं, रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं, देन उसके हिसाब से जो मेडिसिन बिल्कुल जानी होती हैं तो वो मैं और डॉक्टर प्रगति, माय वाइफ, वो दोनों देखते हैं। तो हमारा दिन थोड़ा सा लंबा ज़रूर जाता है, बट यस, जो काम है सो करना है, जो काम भगवान ने दिया है उसको तो करना पड़ेगा, वरना तो ऊपर वाले की लाठी जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ये आपने सर काफ़ी अच्छा क्लियर किया कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसे, मतलब वो निश्चिंत हो के जाए कि जो वो दवाई ले रहा है, चाहे वो आपसे मिल रहा है चाहे दूसरे डॉक्टर से मिल रहा है, तो कोई ऐसी मेन है डायग्नोसिस। यस यस यस, ठीक है। तो सर यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन है जो अक्सर किडनी पेशेंट ज़्यादातर पूछता है डॉक्टर से या जो और पेशेंट होते हैं उनसे, और डरता है कि क्या किडनी की जब स्थिति बिगड़ती है, जिसको हम कहते हैं लेवल्स बढ़ते हैं, तो ऐसे सुनने में आता है कि जी बस डायलिसिस इसका उपचार है और कुछ नहीं है। क्या ये सच है? आप एलोपैथी के एंगल से आप मेरे से पूछ रहे हो। जो सुना, जो क्वेश्चन आए हमारे, मैंने आपको कहा था अपनी मेडिसिन निकालो। मेडिसिन, जब आपने मेडिसिन ही नहीं खाई, बीपी शुगर की मेडिसिन खा के आप सोच रहे हो कि आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। इतना लॉजिक हर पेशेंट के पास होता है। यस। जब आपने ये वैल्यूएट कर लिया कि जो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ काम नहीं करी, किडनी खराब होती चली जाएगी, तो क्या नेक्स्ट स्टेज होती है? डायलिसिस। तो पेशेंट के लेवल 3 और 4 होते हैं। डॉक्टर पहले बोलते हैं कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि उसे पता है कि होने वाला क्या है, क्योंकि वो मेरे बस की तो है नहीं कंट्रोल करना। हाँ जी हाँ जी, है ना। तो फाइनली आपको लैंड कहाँ करना पड़ेगा? मेरे दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर पे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा जिंदगी भर, या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अगर हम उस बीमारी को वहीं रोक देते हैं तो काम बन जाएगा। बिल्कुल। अगर किडनी थोड़े से फंक्शन को बढ़ा ले तो काम बन जाएगा। क्योंकि किडनी के पास एक सुपर पावर है। जैसे हमारा लीवर है, अगर मैं काट दूं, निकाल दूं, आधा हिस्सा निकाल दूं, तो आधा हिस्सा पूरा छिपकली की पूंछ की तरह पूरा हो जाता है, रीजनरेट कर जाता है। किडनी नहीं कर सकती, ताकत है उस लीवर की, नहीं कर सकती। आपके स्किन पे कट लग जाए एकदम जख्म भर जाते हैं। किडनी के पास ये पावर नहीं होती। किडनी का दूसरी पावर है। उसके बाद दूसरी पावर क्या? अपने फंक्शन को एक्सपेंड मार लेने की। मेरी किडनी इन्फेक्शन से खराब हो गई, स्टोन से किडनी पूरी खराब हो गई, मेरा क्रिएटिनिन लेवल क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि दूसरी किडनी उसको कुछ नहीं हुआ था, वो उसका खराब वाले का भी काम उठा लेती है। दोनों बहनें हैं, लेफ्ट किडनी राइट किडनी बहनें हैं। तो एक बहन को कुछ हो तो दूसरी बहन कहती है चल भाई तेरे घर का काम भी मैं कर देती हूँ। तो ये इसके पास ताकत है ना एक्स्ट्रा काम को उठा लेने की। तो जब हमें पता है कि किडनी के पास ये ताकत है तो हम इसी ताकत को यूज़ करते हैं हर किडनी फेलियर पेशेंट में। किडनी के काम को एक्सपेंड करने का काम हम श्रेयास में कर देते हैं। जैसे किडनी का काम एक्सपेंड होता है, फंक्शन बढ़ते हैं, तो वो क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट की कंडीशन पहले से बेटर होनी शुरू हो जाती है। तो हमें दोनों बहनों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। और अच्छी बात है ना, हमारे 2 किडनी है, एक सिंगल की किडनी होती तो ये बहन वाला कंसेप्ट ना आ पाता। और बिल्कुल। और जैसे आ कहते हैं ना, एक होता है और एक 11 होते हैं। तो यहाँ हम किडनी के मामले में ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 और 1 2 ही होते हैं, बट हाँ 2 तो होते हैं ना।
तो क्योंकि दूसरा किडनी काम ले लेती है तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए, उसको फंक्शंस को बढ़ा के क्रिएटिनिन लेवल, यूरिन लेवल को डाउन करना आसान है और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए वो काम आ जाता है। पूरे डाउन ना हो, जैसे मैंने मान लो कि एक पेशेंट मेरे पास आया, आप मेरे पास आए, आपने कहा मेरा क्रिएटिनिन लेवल 8 है, 8 पे किडनी 100% डैमेज में होती है, ऑलमोस्ट 90-100% तक डैमेज में होती है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आपके काम करता हूँ, मैं आप दोनों किडनी को हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, आपका लेवल 8 से 4 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जब एक बहन ना होने पर दूसरी बहन काम कर रही है तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी काम के अंदर। हाँ जी, हाँ। तो लेवल 8 का 4 हो सकता है। 8 का नॉर्मल करना आसान काम नहीं होता, वो किन केसेस में होता है, वो केसेस अलग होते हैं। वो केसेस होते हैं ए की आई के, ए एक्यूट, के स्टैंड फॉर किडनी, आई स्टैंड फॉर इंजरी। यानी अगर मेरी किडनी झटके से काम करना बंद कर दे तो झटके से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब किडनी धीरे धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे ठीक होती है। ओके। अगर कोई पेशेंट कोई पेन किलर्स ज़्यादा खा ले, बहुत सारे पेन किलर जो किडनी को डैमेज करते हैं, अपना निमोसिलिड है, डाइक्लोफेनेक है, खाया, रिएक्शन हुआ, किडनी को काम बंद। तो जैसे उसने बंद किया, ट्रीटमेंट शुरू करता है, झट से वो वापस फंक्शनल। तो ऐसे केसेस में जो लेवल्स हैं बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं। पर जब किडनी बीपी से ख़राब हो रही है, शुगर से ख़राब हो रही है, तो उसको नॉर्मलाइज करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो सर आपसे मैं जितने सवाल पूछ रहा हूँ आप उनके उतने ही शानदार और इजी तरीके से आंसर्स दे रहे हो, और आप यकीन मानेंगे मेरे उतने ही और सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपका समय ले रहा हूँ एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारे लिए समय निकाल के आए, हमारे व्यूअर्स के लिए आप इतने चीज़ें बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछा। बिल्कुल सर, अभी हमने देखा कि पिछले कुछ समय में कोरोना जैसी महामारी आई और उसमें ऐसे देखने को मिला कि जो किडनी पेशेंट थे उनको बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी, जिसकी वजह से शायद मतलब कुछ लोगों ने कुछ अपनों को खो दिया, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसा न्यूज़ में सुनने को आ रहा है कि वेव 3 आ सकती है, तो किडनी पेशेंट्स को वहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली अगर मैं पूछूँ तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड और इस बीमारी से बचने से, प्लस अपनी हेल्थ को ठीक रखने में। जब फर्स्ट वेव आई ना तो बहुत कम पेशेंट थे जो गए, मतलब अगर सेकेंड वेव में हम बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। हमने परसेंटेज निकाली थी क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट्स में डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती है कोविड की वजह से। 13% पेशेंट श्रेयास के एक्सपायर किए। जो नॉर्मल पेशेंट्स में नॉर्मल अगर आप हेल्दी हो तो 1% था कि आपको कोविड हुआ 100 में से एक आदमी मरता था। पर किडनी फेलियर पेशेंट में वो हमारे पास जो हमारा क्योंकि पर्सनल डाटा है मुझे सबका नहीं पता, 13% पेशेंट किडनी फेलियर के एक्सपायर किए। अब इसको आप बुरा भी मान सकते हो और अच्छा भी मान सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हमने 87 पेशेंट को बचा लिया और 13 में हम फेल हो गए, और उसको उल्टे तरीके से भी दे सकते हो कि 13 पेशेंट चले गए। हाँ जी। अब हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा। देयर इज़ नो एस्केप। आप जो मर्जी कर लो, ये केसेस ज़ीरो शायद कभी ना हो। एक ही तरीका है जिनको 87% पेशेंट बचे, वो थी इम्यूनिटी, खुद की इंटरनल बॉडी की फाइटिंग मैकेनिज्म। तभी हम आज बैठे हुए हैं और लोग जिंदा हैं। तो इम्यूनिटी एक फैक्टर है जो हमें बचा सकती है कोविड से। फर्स्ट से बचाया, सेकंड से बचाया, तो थर्ड में भी बचाएगी। अब इम्यूनिटी या तो आप एक्सपोजर से ले लो कोविड होने के बाद, दूसरा तरीका है वैक्सीन से ले लो, क्योंकि वैक्सीन में भी कोविड का ही वायरस है, बट वो काम का नहीं है, मतलब ताकत नहीं होती, आपको बीमार नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं करेगा, फीवर देगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम तो अपने सारे पेशेंट्स को वैक्सीन्स के लिए कह चुके हैं। तो स्पुतनिक भी आ गई है इंडिया में, तो स्पुतनिक और या फिर कोवैक्सीन्स किडनी फेलियर पेशेंट्स को प्रेफर करनी चाहिए। कोविडशील्ड भी ख़राब नहीं है, बट कोविडशील्ड फीवर देती है, फीवर देने से क्रिएटिनिन लेवल जम कर जाते हैं, पेशेंट घबरा जाता है। तो वो घबराहट ना हो, इस वजह से कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक, इन दो वैक्सीन्स पे किडनी फेलियर पेशेंट को फोकस करना चाहिए। अगर उनके एरिया में अवेलेबल है तो गो फॉर इट, अगर नहीं है गो फॉर कोविडशील्ड, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, और आगे भी बनी रहेगी। वैक्सीन लगवाइए जितनी जल्दी हो सके, घबराइए नहीं कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव किस फॉर्म में कितनी
पावर से कितनी डेंजरस होगी या उसका जो वायरस है वो कितना पावरफुल होगा हमें नहीं पता, डेल्टा वायरस जो भी हुआ है हम, बट हम अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हैं बिफोर हैंड। अगर हमें उसके वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड हो भी जाता है तो वो आपकी डेथ कॉजिंग नहीं होगा। भाई मेरी बात समझ लेते हैं, बीमार होना अलग बात है, बीमारी से मरना अलग बात है। तो बीमार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डेथ ना हो, है ना। बिल्कुल। तो वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन के अलावा हमारे पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दूर दूर तक। चाइना अपने आप को बचाता रहा, उसने फोर्ट बना लिया था, फाइनली वो भी ढह गया, कोविड चला गया अंदर, अब उनसे भी कंट्रोल नहीं होगा। जब हम केसेस सुन रहे हैं कि 10-20 केसेस आ रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर भी एक्सप्लोड होगा और उन्हीं लोगों में होगा जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेटेड लोगों में अगर होता है तो डेथ नहीं होगी। ओके, वैक्सीन लगवाइए और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके आज बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी। मैं पक्का यकीन है मुझे इस बात का, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के जितने क्वेश्चंस हैं ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप कलेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ जी सर, आप कलेक्ट कर लेना, लिस्ट बना लेना, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे, क्योंकि मैंने भी देखा अभी अपने में से 4, 5 या 6 क्वेश्चन पूछे होंगे और घंटा 1.5 घंटा की हमारा टाइम हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिलीवर करते रहे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस चीज़ को करने में। बिल्कुल सर। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए, डॉक्टर सर से खुद हमारी बात हुई, सर खुद कह रहे हैं कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे पूछिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाएँ, डॉक्टर सर से पूछ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकें। तो सर बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। एक लास्ट चीज़ कि आप कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे तो प्लीज़। किसके रिगार्डिंग? किडनी के रिगार्डिंग, इससे बचने के रिगार्डिंग। जब हमने श्रेयास को शुरू किया था ना, उससे पहले हमारी क्लिनिक का, हॉस्पिटल का नाम था साई संजीवनी। उसकी एक टैगलाइन थी, समस्त लोका सुखिनः भवन्तु, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड विश्व सुखी रहे, स्वस्थ रहे। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि मैं विश करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो पेशेंट हैं वो हेल्दी एंड हैप्पी रहे, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी एसेट्स होती हैं। हमारी बॉडी हमारी एसेट्स है, क्योंकि यही हमें कुछ किसी भी काम करने के लायक बनाती हैं। और अगर हमारी इस बॉडी को किसी टाइप का हार्म होता है तो हमें एग्रेसिवली उस पर काम करना चाहिए। तो समस्त लोकिना सुखिनः भवन्तु। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हम भी ये आशा करते हैं कि हमारे सारे व्यूअर्स स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। तो मैं आशा करता हूं कि आज जब हमने डॉक्टर पुरु धवन से बात की तो उसमें जिन सवालों को हमने कवर किया उनमें से बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और सवाल भी अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते मिलेंगे यहाँ पर एक नए एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ जो देंगे आपकी समस्या का सही उपचार। तो मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबसे इस वीडियो में और मिलूंगा अपने नए एपिसोड में हर हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।